हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समिट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरे द्वारा आप लोगों को साइंस की श्रृंखला उपलब्ध कराई जा रही थी, उसका जो ये वीडियो आप लोगों का होगा वो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। आशा करता हूँ कि इसके पहले के जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न श्रृंखला की ओर। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नियोप्रीन, ऑप्शन बी है आपका लेक्सान, ऑप्शन सी आपका फाइब्राइन, ऑप्शन डी आपका पॉलीथीन। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्राइन जो है ये आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ठीक है, जो ये 3 आपके नियोप्रीन, लेक्सान और पॉलीथीन दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके थर्मोप्लास्टिक हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम इनके अतिरिक्त बात करें तो आपका एक पॉलीस्टाइरीन हो जाता है और आपका एक हो जाता है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन, और एक हो जाता है आपका पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, थर्मोप्लास्टिक। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, किस नेचुरल पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। ठीक है, यानी हम लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसमें लोहा विद्यमान होता है। आइए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है केराटिन, ऑप्शन बी आपका कह रहा है कोलाजन, ऑप्शन सी आपका कह रहा है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी आपका कह रहा है मायोग्लोबिन। ठीक है, अगर हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मायोग्लोबिन। ठीक है, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर हम इसके कार्य की बात करते हैं तो ऑक्सीजन भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगर हम दूसरे आंसर की बात करते हैं तो एक और इसमें आंसर ऐड कर सकते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसमें भी आपका क्या होता है, लोहा विद्यमान रहता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका कह रहा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसके अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी आपका कह रहा है संयोजन, ऑप्शन सी आपका कह रहा है प्रतिरूपण, ऑप्शन डी आपका कह रहा है प्रजनन। ठीक है, अगर हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, आपका जो जीन होता है ये क्या होता है, आपका आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई माना जाता है। ठीक है, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता की इकाई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। ठीक है, आप लोगों ने कोविड काल में सुना होगा कि वायरस जो है कई बार म्यूटेट किया है आपका, और अलग अलग अपनी प्रकृति में हम लोगों को दिखाई दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है। आंसर 4 आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका पानी, ऑप्शन बी है आपका सौर सेल, ऑप्शन सी है आपका फोटो सेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फायर अलार्म में आपका फोटो सेल यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ लाइट सेंसर प्रकार के जो स्रोत होते हैं, यानी प्रकाश स्रोत होते हैं, उनको इसमें यूज किया जाता है और वो आपके धुएं को डिटेक्ट करते हैं, जिससे आपके जो जहाँ पे फायर लगी होती है तो उसके बारे में वो तुरंत जानकारी हम लोगों को दे देते हैं। ठीक है, ये आपके फायर अलार्म का काम होता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इनमें से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक के बारे में ऊपर चर्चा किया है। आइए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन बी आपका कह रहा है नियोप्रीन, ऑप्शन सी आपका कह रहा है पॉलीथीन, ऑप्शन डी आपका कह रहा है नायलॉन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बताना है, इसमें से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो नियोप्रीन है वो हमारा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक, बाकी पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन और नायलॉन जो है ये आपके थर्मोप्लास्टिक हैं।
ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का अच्छा गुण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जब थर्मोप्लास्टिक को हम लोग गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाता है, और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो ये पुनः कठोर हो जाता है, यानी अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहे हैं मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न से किस अंग में आरंभ होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है मुंह, ऑप्शन बी आपका कह रहा है यकृत, ऑप्शन सी आपका कह रहा है छोटी आंत, ऑप्शन डी आपका कह रहा है आमाशय। ठीक है, प्रोटीन की देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आमाशय। और अगर हम लोग खाने की बात करते हैं, ठीक है, कि खाने का जो पाचन होता है वो हमारा कहाँ से आरंभ हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मुंह से हमारा आरंभ हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेरी, घेंघा रोग, सूखा रोग और पीलिया। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि मानव आहार में जो पालिश किए हुए चावल होते हैं उनका उपयोग करने से हमारा कौन सा रोग हो जाता है। तो आइए हम लोग आंसर की बात करते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेरी। ठीक है, यानी विटामिन बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायमीन। ठीक है, और घेंघा रोग जो हमारा होता है वो किसकी कमी से हो जाता है, वो आपका हो जाता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है, सूखा रोग जो होता है ये हमारा किससे हो जाता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और जो पीलिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग आपका कौन सा हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है लिवर, यानी यकृत। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि जो हमारा ब्लड शरीर के बाहर जब निकल रहा होता है तो कुछ देर में वो आपका जम जाता है। ठीक है, तो वो किस विटामिन के कारण ऐसा हो जाता है। आइए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन बी आपका कह रहा है विटामिन के, ऑप्शन सी आपका कह रहा है विटामिन बी, ऑप्शन डी आपका कह रहा है विटामिन सी। तो आइए हम लोग इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है ना। अगर हम लोग विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। और विटामिन सी का आपका नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। सभी आंसर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नंबर ए आपका सुहागा, नंबर बी आपका हींग, नंबर सी आपका शिलाजीत, नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो आपका वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हींग जो है आपका वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगर हम लोगों से कभी एग्जाम में पूछ ले कि उस वृक्ष का नाम क्या होता है, तो आइए हम लोग, मैं बताता हूँ आप लोगों को नाम क्या होता है, फेरुल, ठीक है, होइटिडा, होइटिडा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसी से आपका हींग प्राप्त होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है इनमें किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सोडियम, ऑप्शन बी आपका चांदी, ऑप्शन सी आपका पारा, ऑप्शन डी आपका सीसा। ठीक है, हम लोग अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चांदी की अगर बात करें तो ये आपका विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, पारा जो होता है ये क्या होता है, क्या हो जाता है आपका, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर, के ताप पर। और शीशा क्या होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, सभी आंसर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
और यहीं से हमारी प्रश्न श्रृंखला का अंत होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और आइए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।